बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत के साथ होंगे। अल्लाह ताला अपनी बरकतें आप पर, अपनी ब्लेसिंग्स आपके ऊपर रखे हमेशा। मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम ने मईशत पर खतरात के बादलों को मंडलाने पर मजबूर कर दिया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि IMF से आने वाली रकम के बाद वो खतरात के बादल 9 महीनों के लिए टल चुके हैं। जी हां, IMF ने 3 अरब डॉलर्स की मंजूरी दे दी है। 1.2 अरब डॉलर्स आ चुके हैं। बाकी की जो रकम है वो 2 किस्तों में आएगी। क्वार्टरली रिव्यूज करेगा 9 महीने तक IMF, यानी 2-2.5 महीने के बाद इसके रिव्यूज होंगे। और कहा यह जा रहा है एक्सपर्ट्स की जानिब से कि जो अगली किस्त आएगी वो तकरीबन निगरां हुकूमत के हाथ में आएगी, और उसके बाद जो आखिरी किस्त आएगी वो नई हुकूमत के हाथ में आएगी। हमें याद रखना चाहिए कि वजीर आजम पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ ने आज ये ऐलान कर दिया है कि अगस्त में निगरा हुकूमत के हाथों में तमाम तर सेटअप थमा दिया जाएगा, जो कि यकीनन एक खुशाइंद खबर है। इसको भी आज तफसीलन डिस्कस करेंगे, इलेक्शंस को भी आज तफसीलन डिस्कस करेंगे, पावर सेक्टर को तफसीलन डिस्कस करेंगे। लेकिन लेट अस स्टार्ट विद IMF को सबसे पहले हम आज मौजू में बहस लेकर आएंगे। IMF ने हमें 3 अरब डॉलर तो दे दिए हैं, लेकिन खवातीन हजरात, क्या आप जानते हैं कि इस वक्त मुल्क के कुल कर्जों का हजम कितना हो चुका है? इस वक्त मुल्क के कुल बैरूनी कर्जों का हजम 123.6 अरब डॉलर्स है, जो कि इस माली साल के इख्तिताम तक 136.5 अरब डॉलर्स हो जाएगा। माहिरीन के मुताबिक 2028 जून तक ये 153 अरब डॉलर्स पे होंगे। हम इतने कर्जे ले क्यों रहे हैं? आज हर पाकिस्तानी जो पैदा हो रहा है उसके सर पे 2 लाख से जायद का कर्जा है जो बच्चा नौमौलूद पैदा होता है। हम इतने कर्जे ले क्यों रहे हैं? हम इतने कर्जे इसलिए ले रहे हैं कि हमें पुराने कर्जों की अदायगी करनी है। कर्जों की अदायगी के लिए कर्जा, एक कर्जे के ऊपर दूसरा कर्जा, उसके अलावा फॉरेक्स रिजर्व और करंट अकाउंट डेफिसिट, हमारे ये 3 मेजर कंसर्न्स हैं जिनकी वजह से हमें कर्जों की जरूरत है। अल्लाह का हम फिर ये भी शुक्र अदा करते हैं कि IMF की रकम आने के बाद हमारे दोस्त ममालिक ने भी जो वादे किए थे वो पूरा होना शुरू हो चुके हैं। चाहे वो UAE हो, उनकी जानिब से मदद आ रही है, सऊदी अरब की जानिब से 5 अरब डॉलर से कहा गया था, चाइना की जानिब से 4 अरब डॉलर से कहा गया था, और ये पेमेंट्स आना शुरू हो गई हैं। इस वक्त हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर फॉरेक्स रिजर्व 8 अरब डॉलर से तजावुज कर चुके हैं, और हमारे वजीर खजाना के मुताबिक इस माह के इख्तिताम तक हमारे फॉरेक्स रिजर्व 15 अरब डॉलर्स पर होंगे। इसका इंपैक्ट हम देख रहे हैं, फॉरेक्स मार्केट में भी आ रहा है, डॉलर से प्रेशर कम हो गया है, स्टॉक मार्केट में बेहतरी आ रही है, 100 इंडेक्स 45,000 पॉइंट से तजावुज कर गया है। इसके अलावा हमारी टोटल इकोनॉमी पे एक पॉजिटिव मोमेंटम शुरू हो चुका है, विच इज वेरी नाइस, विच हम खुश हैं इस बात के ऊपर। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि तरसीलात ज़र, हमारी रेमिटेंसेस 14% से डिक्लाइन कर चुकी हैं, कम हो चुकी हैं। जो 32 अरब डॉलर्स पे थी 27 अरब डॉलर्स पे आ गई हैं। ये 5 अरब डॉलर्स हम अपनी पॉलिसी के जरिए वापस ला सकते थे, लेकिन क्योंकि फॉरेक्स मार्केट में इतनी अनस्टेबिलिटी थी कि वहां पर हमने डिक्लाइन देखा। अगर बात करें हम अमेरिका की, तो अमेरिका ने भी इस पेमेंट के आने के ऊपर एक स्टेटमेंट जारी की है। जो अमेरिका की जानिब से ऑफिशियल US स्टेटमेंट आई है, उसमें कहा गया है कि पाकिस्तान को बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी। पाकिस्तान हैज अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क अहेड to be on the long term sustainable path to economic recovery and prosperity। यानी हमें लॉन्ग टर्म, तवील मुद्दती मुआशी बहाली और खुशहाली के लिए बहुत मेहनत करनी होगी। और IMF ने भी जो स्टेटमेंट जारी किया है उसमें कहा गया है कि 4 ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर फोकस किया जाएगा, कड़ी नजर रखी जाएगी, मॉनिटर किया जाएगा। पहला पॉइंट है कि जो प्रोग्राम है उसमें बड़ी शरायत है, उसमें बजट के ऊपर अमल दरामद। क्योंकि देखा यह गया है कि पॉलिसीज आती हैं, उस पर इंप्लीमेंटेशन नहीं होती है। बजट के ऊपर पॉलिसीज पर इंप्लीमेंटेशन को यकीनी बनाया जाए ताकि फिस्कल एडजस्टमेंट में मदद मिले और डेट सस्टेनेबिलिटी, यानी कर्जों की जो सूरत हाल है उसको मुस्तहकम रखने में भी पाकिस्तान को आसानी हो। दूसरी शर्त यह है कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को बेहतर किया जाएगा, इस सिस्टम को बेहतर किया जाएगा, ताकि डॉलर की कीमत में जो हम वॉलेटिलिटी देखते हैं ना रोजाना, या बढ़ गया, अब घट गया, और समझ नहीं आ रहा होता है कि क्या इसके पीछे स्टेटिस्टिक्स हैं जिसकी वजह से इतनी वॉलेटिलिटी डॉलर में देखी जा रही है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके ऊपर IMF नजर रखेगा वो है हमारी मॉनेटरी पॉलिसी, मालियाती पॉलिसी। शरह सूद पर नजर रखी जाएगी, और इससे कहा जाता है कि महंगाई को कंट्रोल किया जाएगा, लेकिन मुझे नजर नहीं आता यह कंट्रोल होता हुआ। साथ साथ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, ये जो आखिरी की पॉइंट मैंने भी कहा, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, ये बहुत जरूरी है। इसका मतलब यह है कि जो हमारे 208 के करीब स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं, सरकारी इदारे हैं जो खसारे में चल रहे हैं, उनका खसारा रोकना होगा, उनके अंदर बेहतर मैनेजमेंट और सिस्टम लेकर आना होगा ताकि नुकसान बंद हो। उसके अलावा एनर्जी सेक्टर, पावर सेक्टर का जो गर्दिशी कर्जा है, सर्कुलर डेट, जो इस वक्त 4,350 अरब तक जा पहुंचा है, इसको भी कंट्रोल करना होगा। और क्लाइमेट रिजिलियंस,
दुनिया के तमाम तर बड़े इदारे नजर रखे हुए हैं कि क्लाइमेट चेंज और क्लाइमेट रिजिलियंस की पॉलिसीज कौन कौन से मुल्क अपना रहे हैं, और उनके लिए अच्छी अच्छी खबरें आती रहती हैं, उनके लिए अच्छे पैसे भी रिलीज होते हैं, ज्यादा फंड्स भी रिलीज किए जाते हैं। लेकिन अब देखना यह है कि पाकिस्तान इन पॉलिसीज पर कितना अमल करेगा, क्योंकि कर्जे हमारे मुसलसल बढ़ रहे हैं। अब हमें यह मालूम है कि हमारे एक्सटर्नल कर्जे तो इतने बढ़ चुके हैं, इंटरनल कर्जे इस वक्त कितने हैं? आपको बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान के कुल अंदरूनी कर्जों की इस वक्त लागत 63,868 अरब रुपए है। क्योंकि हमें फॉरेन नहीं मिल रहे थे बाहर से पैसे, तो लोकल बैंक से गवर्नमेंट कंटिन्यूसली बोरो कर रही थी, जिसकी वजह से बिजनेसेस को, कॉर्पोरेट्स को लोकल बैंक्स जो है वो फाइनेंसिंग प्रोवाइड नहीं कर पा रहे थे, जो कि हमारी मईशत के लिए एक बहुत नेगेटिव इंपैक्ट साबित हो रहा था। अब IMF ने इतनी सारी शराइत रख दी हैं और हम जानते हैं कि हमें रिफॉर्म्स लाने हैं। डिस्कशन करेंगे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, माहिर मुआशियात हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्दीकी साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। अब मेरा सवाल यह है सर, हम और कितने कर्जे लेंगे पुराने कर्जों को उतारने के लिए? माहिरीन ये कहते हैं कि हमें हर साल 25 अरब डॉलर्स कर्जों की अदायगी के लिए और अपनी पेमेंट्स के लिए, रीशेड्यूलिंग के लिए चाहिए होंगे, रीप्रोफाइलिंग के लिए चाहिए होंगे। हम इस दलदल से कब निकलेंगे शाहिद साहब? बहुत शुक्रिया जतोई साहब। हम निकलना नहीं चाहते, IMF नहीं चाहता कि हम निकलें, अमेरिका नहीं चाहता कि हम निकलें, हम तीनों इस बात पर इत्तफाक है। नंबर एक, ये मैं आपको बता दूं, आपने बड़े अहम आदाद शुमार दिए हैं। आज़ादी के 71 साल के बाद 2018 में हमारे मजमूई कर्जे जो थे मुल्की और बैरूनी मिला के, वो थे 30,000 अरब। अब ये 73,000 अरब हो गए हैं, यानी 43,000 अरब का इजाफा 5 वर्षों में। यानी 71 साल में तो सिर्फ 30,000 थे। तो ये रफ्तार आप देख लीजिए। इसमें बड़ा ताल्लुक दानिस्ता रुपए की कदर गिराने से भी है। एक तो ये बेवाज़ेह तौर पर। दूसरा, आपने बहुत अहम नुक्ता निकाल के छोड़ दिया है। अभी हमें खतरा डिफॉल्ट का बैरूनी कर्जों का कम है। अब जो खतरा अजदहा की तरह बढ़ रहा है वो मुल्की कर्जे हैं। इसलिए पर जो सूद है वो हमारा अदा करना है 7,400 अरब रुपया सूद। और आप ये देखिए कि जो हमारे पास FBR के रेवेन्यूज हैं, वो NFC अवार्ड के तहत जो पैसा देंगे उसके पास बचता है 6,900 अरब। यानी हम FBR के रेवेन्यू से सूद ही अदा नहीं कर सकते। तो अब जो मुझे खतरा नजर आ रहा है वो ये आ रहा है कि मुल्की कर्जे, इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स हैं, कौमी बचतें हैं, ट्रेजरी बिल्स हैं, वो खतरा पाकिस्तान के ऊपर एक मुंडला रहा है जो ज़्यादा खौफनाक और ज़्यादा ख़तरनाक होगा। और ये चीज़ महसूस कर ली थी बहुत पहले से। मैं तो 10 साल से ये बात कर रहा हूँ। लेकिन आप देखें जितने फॉरेन बैंक थे आम, वो पाकिस्तान छोड़ के चले गए। अब कहाँ है अमेरिकन एक्सप्रेस, कहाँ है बैंक ऑफ अमेरिका, कहाँ है जो है वो आपका इंडोस्विस, कहाँ है चेस मैनहट्टन बैंक? ये सब चले गए हैं। अब कौन रह गया? 2 चाइनीज बैंक हैं जो बड़े बैंक हैं लेकिन पाकिस्तान में बहुत छोटे हैं। एक डोइशे बैंक है और एक सिटी बैंक है जिसने 90% कम कर दिया। वो ये कहते हैं कि ये जो आपके मुल्की कर्जे आप हुकूमत को दे रहे हैं, ये तो कंट्री रिस्क है। और ये जो आपने नुक्ता उठाया, ये असल खतरा मुझे नजर आ रहा है कि इस कंट्री रिस्क की आड़ में ये कहा जाएगा जी ये पैसे आप वापस नहीं कर सकते, इनको रिस्ट्रक्चर करें, हमें इससे बचना है। नंबर एक तो ये बात हो गई। दूसरे, IMF की शराइत की जो बात की, हम खुद अपनी चीज़ों को बढ़ा के बताते हैं। जब आप ये कहते हैं कि 24 अरब डॉलर के कर्जे वापस करने हैं, तो ये खुदा के लिए उसमें से वो लेस कर दें। जो चीन के कर्जे हैं, सऊदी अरब के, ये जो रोल ओवर कर रहे हैं, तो वो तो रोल ओवर कर रहे हैं, वो 13 अरब डॉलर तो अलग कर देना। तो अब मैं आपको असल नुस्खा बता दूं। अमेरिका, पाकिस्तान, IMF सब इस बात पर मुत्तफिक हो गए हैं कि दिसंबर 2023 में, जैसे अभी आपने कहा नई हुकूमत होगी, वो नई हुकूमत एक बहुत बड़े रकम के कर्जे के लिए IMF के पास कशकोल लेके जाएगी, जो 3 साल से ज़्यादा मुद्दत के लिए होगा। और कोशिश ये है कि उस वक्त तक, ये दिसंबर में जब आप जाएंगे तो फैसला करने में 4 महीने तो लगेंगे कम से कम। तो ये जो 9 महीने रखे गए, ये रखा इसीलिए गए कि जुलाई से 9 महीने पूरे होंगे, 1 अप्रैल तक। अब वो आपको मोहलत देके अगले कर्जे में 3 साल के लिए सियासी और माशी शराइत पर फंसा रहे हैं। उस वक्त ये डोमेस्टिक कर्जे जो हैं जिसकी आपने बात की, वो और ज़्यादा संगीन हो चुका होगा। तो इस वक्त मोहलत दे के आपको कुर्बानी का बकरा उस वक्त के लिए बनाया जा रहा है। हमें सोचना है कि उससे बचने के लिए इलेक्शन से पहले हम इस्लाहात को कानूनी शक्ल दे सकते हैं या उस शकंजे में जकड़े जाएंगे। क्यों? क्योंकि मैं बड़ा अहम नुक्ता उठा दूं, 2022 में अगर आप देखें, जो आखिरी साल था, उसमें कई हजार अरब रुपया लोगों ने दौलत कमाई, कई हजार अरब रुपया, और 6% ग्रोथ रेट हुई। लेकिन आपके इंपोर्ट्स 80 अरब डॉलर हो गई और आपके रिजर्व गिर गए। क्यों?
आपने आईएमएफ के प्रोग्राम को सस्पेंड कर दिया शरह सूद गिरा के। तो शरह सूद गिरा के 14 महीने तक आईएमएफ का प्रोग्राम सस्पेंड किया और 21 अरब डॉलर की इंपोर्ट्स में इजाफा करके 80 अरब डॉलर करके कई हज़ार का फ़ायदा उठाया। ये हुकूमत आई, इन्होंने 25 अरब डॉलर की इंपोर्ट्स गिरा के शरह नमू को मनफी कर दिया और यहाँ भी ताकतवर तबकों ने और बैंकों ने बेतहाशा मुनाफा कमाया। दोनों चीज़ों में कॉमन है, एक ने इंपोर्ट्स बढ़ा के मईशत तबाह किया, इन्होंने इंपोर्ट्स कम करके किया। तो ये तो कोई इसलाह तो कोई कर नहीं रहा है। एक नुक्ता जो आपने बड़ा अहम उठाया वो मैं बता दूं, 1988 से अब तक जो है हमने जितने वायदे किए, ये 1993 से ये 13वां प्रोग्राम है, सब में ही शराइत थी, लेकिन हम कभी भी सही मानों में शराइत पूरी नहीं करते और ना आईएमएफ चाहता है कि हम वो पूरी करें। ये लीपापोती चल रही है, बड़े अरसे से चल रही है। भारत 1994 में गया, उसके बाद नहीं गया। हम 1958 से अब तक 24 मरतबा जा चुके हैं और 1993 से जब 13 मरतबा, तो वो नाकाम हुए तो अब अगली दफे जा रहे हैं और अब आपने अगला का भी आज से तय कर लिया है हम कि कितना भी नाकाम हो जाए शायद साहब, फिर भी आईएमएफ हमें पैसे दे देता है। ये भी बड़ी कमाल बात है वैसे। वो उनके मुफाद में है, जी अमेरिका हाँ। के मुफाद में है कि हमारे गिर्द जो आपने खुद तो कह दिया सब कुछ, अब मैं क्या बताऊं, हमारे गिर्द घेरा तंग करने के लिए, शिकंजा करने के लिए, इसलिए कि हुकूमत भी खुश है, हुकूमतें भी खुश हैं, क्योंकि आईएमएफ की शराइत की आड़ में आवाम को कुचलते हैं, बाहर से पैसे मिलते हैं। अब देखिए अहम बात, प्राइम मिनिस्टर ने क्या कह दिया, मुझे खौफ आ रहा था। वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान में कुछ लोग चाहते हैं कि हम डिफॉल्ट करें। अरे भाई, वो इसलिए चाहते हैं कि खुदा न खास्ता डिफॉल्ट करें, पाकिस्तान पर सख्त शराइत लगाएं, जौहरी प्रोग्राम को खतरे में डालें और फिर बाद में बेल आउट पैकेज दे के अय्याशियाँ फिर शुरू हो जाएं जैसे 9/11 के बाद हुई थी। दूसरा, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ने कहा, वो आप ज़रूर उस पर डिस्कस कीजिएगा, वो कहते हैं जी अगर सब मिल के मेहनत करें तो 15 साल लगेंगे मईशत को ठीक करने में। अरे भाई, अगर ये हालत रही है तो 15 साल में आप बचेंगे कैसे? इस्लाहात तो आज आपको करनी है और इंतखाबात से पहले इस्लाहात को कानूनी शक्ल देनी है। जो मीसाक के मईशत है, उससे बड़ा धोखा पाकिस्तान में नहीं है। आप कानून बनाएं, मीसाक क्या चीज़ होती है, उसको तो उठा के फेंक दिया जाएगा। अगर इलेक्शन से पहले ठीक कौमी सलामती कमेटी की मदद से हम इस्लाहात को कानूनी शक्ल नहीं देते तो ठीक वो जो शिकंजा जिसका मैंने जिक्र किया है ठीक। उसमें पाकिस्तान फंस जाएगा। उसके लिए आप रायनामा तैयार करें, बहुत बड़ी कौमी खिदमत होगी। लेकिन शायद साहब ये एक बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है। देखें, फिच ने हमारी रेटिंग को -CCC से CCC कर दिया, लेकिन कहा कि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी बड़ी खतरे की घंटी है। वजीर आजम पाकिस्तान ने आज कह दिया निगरान हुकूमत अगस्त में आ जाएगी। यकीनन उसको एक अच्छी खबर हम समझें, क्योंकि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी दूर होना ही बहुत जरूरी है मुआशी बहाली के लिए। देखिए, 80% जो ताल्लुक है वो मईशत के इंडिकेटर से है, 20% जो है वो से जब सियासी अफरा तफरी नहीं थी, जी। जब क्या मईशत ने तरक्की की थी आपके ख्याल से? मैं नहीं। आपको बताऊं, 1980 से आज तक 2016 तक 36 साल अमेरिका से हमें 9/11 की मदद भी मिली, सोवियत यूनियन पर जब हमला किया, ने अफगानिस्तान में किया, जब भी मदद मिली, उसके बावजूद हमारा ग्रोथ रेट 4.7% सालाना, बांग्लादेश से कम, श्रीलंका से कम। ये कहने की बातें हैं। सियासी अफरा तफरी बहुत ज़रूरी है, लेकिन असल चीज़ जो है वो ये है कि आपके अशारिये ख़राब हैं, आपके कर्जे बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, ग्रोथ नहीं हो रही, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। ये हुजूर खौफ हुजूर है। हुजूर पेंशन के हम 800 अरब रुपए दे रहे हैं, सब्सिडीज में 1050 अरब रुपए दे रहे हैं, पावर सब्सिडी बताई जा रही है 500 अरब से 900 अरब को तजावुज कर जाएगी। मुझे ये बताइए कि आपकी नजर में एक्सपेंडिचर रिफॉर्म्स कितने जरूरी हैं? खुदकशी से बचने के लिए जो 3-4 चीज़ें ज़रूरी हैं, जल्दी से सर, टाइम बहुत कम है। जी मैं बता दूं। एक तो पहला तो ये है कि 7,000 अरब रुपया हम टैक्सों में कम वसूल कर रहे हैं, जिसमें से 4,000 अरब रुपए हुकूमत के मुताबिक टैक्सों की चोरी है, नंबर एक। नंबर दो, कम से कम 1,500 अरब रुपया जो आपके करंट एक्सपेंडिचर है उसमें कमी की गुंजाइश है, करनी पड़ेगी। और तीसरी बात ये थी कि तवानाई के शोबे में इस्लाहात, और चौथा तालीम और सेहत। अगर आप ये नहीं करते तो या खुदकशी करेंगे, और कोई रास्ता नहीं है। ये चीज़ें बहुत आम हैं, अब वक्त नहीं रहा है, हमारे गिर्द शिकंजा तंग हो रहा है और हुकूमतें और ताकतवर तबके खूब अय्याशी कर रहे हैं, कैबिनेट का साइज भी बढ़ रहा है। तो ये जो आपने नुक्ता उठाया है, 1,500 अरब रुपया सालाना गैर तरक्याती अखराजात में कटौती करें, राइट सर। 7,000 अरब रुपया टैक्सों में बढ़ाएं, वक्त वरना की बचत कमी नहीं। है शायद साहब, नहीं तो शायद मैं आपसे गुफ्तगू जारी रखता, बट थैंक यू सो वेरी मच सर, इट वाज एन ऑनर टॉकिंग टू यू, प्रिविलेज। लेकिन आपने बड़ा अच्छा बताया कि 7,000 अरब हम टैक्स कम कलेक्ट कर रहे हैं, 4,000 अरब टैक्स की चोरी हो रही है, अब पेंशन हो, ये हो वो हो। अगर हम अपने रिफॉर्म्स वक्त पर नहीं लाए तो याद रखिए, कर्ज पे कर्ज, कर्ज पे कर्ज, कर्ज पे कर्ज, अल्लाह हम पे रहम फरमाए। ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे पावर सेक्टर को। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं या पावर सेक्टर चलेगा या पाकिस्तान, क्योंकि सर्कुलर डेट 4,350 अरब पर पहुंच गया है। ब्रेक लीजिए।
वेलकम बैक टू सियासी शतरंज। हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे आईएमएफ की। तो आईएमएफ ने जो शराइत रखी हैं, जिन पॉइंट्स पे फोकस कर रहे हैं, उसमें से एक पॉइंट है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स पावर सेक्टर का। पावर सेक्टर की बात की जाए तो इस वक्त इदारों के दरमियान जो गर्दिशी कर्जे हैं, सर्कुलर डेट, वो 4,350 अरब तक पहुंच गया है, जो कि यकीनन एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। न जाने और कितना ऊपर जाएगा। हमारा सिस्टम जो है उसमें बहुत सारे लूप होल्स हैं, और पावर सेक्टर को डिस्कस करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं सोहेल बजाज साहब। आप साबिक फेडरल मिनिस्टर हैं पेट्रोलियम और नेचुरल रिसोर्सेज के, और आप बहुत सारी कंपनी के सीईओज रहे हैं। अगर मैं सारी कंपनियों का नाम लूंगा बहुत देर हो जाएगी। सोहेल साहब, थैंक यू सो वेरी मच, आपने मुझे स्टूडियो में ज्वाइन किया। इट्स एन ऑनर एंड प्लेजर। ये बताइए सोहेल साहब, पावर सेक्टर के अंदर किस तरह के रिफॉर्म्स आने चाहिए? मैं आपको प्लीज आप मैं आपको विद इन 3 मिनट्स बताएं समझा सर। देता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो एनर्जी की मिनिस्ट्री एक होनी है, ठीक है। ताकि सर्कुलर डेट का जो इल्ज़ाम है ना कि तुमने दिया, तुमने लिया, मैंने लिया, तुमने लिया, ख़त्म हो जाए। ओके, So it has to be in one box, ठीक है। one business unit. ठीक। Let's call it a one business unit, and that is called energy. Energy means gas, petrol, पानी, anything which relates to it. चाहे सोलर हो, चाहे कुछ हो, पानी से बिजली हो, पानी हो। पानी is also a natural resource. Of course. So natural resource और एनर्जी की मिनिस्ट्री एक होनी चाहिए, जो ठीक है। है। पेट्रोलियम भी इस वक्त एक है, लेकिन इन्होंने बीच में, पहले थी ऐसी पाकिस्तान में, इसे तोड़ के ये सारा हो गया। इसके दरमियान जो सर्कुलर डेट है वो इसलिए है कि पहले बैक टू बैक एलसी खुलती थी। आपने सर्कुलर डेट का नाम सुना होगा 99 के बाद से। अग्रीड। कुछ हमारी हजरात जो बहुत ही इनोवेटिव है ना, तो उन्हें ख्याल आया कि यार ये तो सर्कुलर डेट ही नहीं होता, एक दूसरे को पैसे फ़ौरन मिल जाते हैं। उनका क्यों ना इसमें कोई खांचा पैदा किया जाए। क्या बात है, तो सर्कुलर डेट खांचा है। सर्कुलर डेट कोई चीज़ नहीं, खांचा है। टोटल खांचा है। टोटल 4,350 अरब। किसी को देने हैं ना, किसी से लेने। तो ओके। जब आपको देने लेने हैं तो कितना बड़ा, आपको समझ आई क्या हुआ? इस खांचे का फायदा किसको है? सबको। पूरे सिस्टम आप को। सोचिए कि ट्रिलियंस में अगर 10% भी आपने खांचा रखा, जिंदगी तो सेट हो गई। बिलियंस ऑफ डॉलर्स का खांचा है। जी। तो ये 10 बिलियन का खेल है साल, मतलब 2 साल 1.5 साल में। अब इस वक्त 4 से 4.5 ट्रिलियन हो गया है आपका सर्कुलर डेट, गैस, ऑयल, पानी सब मिला। ठीक तो है। सबसे पहले बेसिक रिफॉर्म्स तो ये है कि इट हैज़ टू बी अंडर वन अम्ब्रेला, देयर हैज़ टू बी बैक टू बैक से। तो द सर्कुलर डेट ऑटोमेटिक। अब सर्कुलर डेट आता कहाँ से? सर्कुलर डेट आता है 3-4 चीज़ों से, ठीक। जो वेरिएबल्स हैं ना, जिसको आपने ट्यून करना है। और वो है थेफ्ट। चोरी। अगर आप जितनी प्राइस बढ़ाते जाएंगे, 1 यूनिट पहले से 6 रुपए का होता था, अब 61 रुपए का होता है, तो जल्द तेजी से सर्कुलर डेट बढ़ता है। 61 रुपए से पहले 6 रुपए से बढ़ रहा था, अब 61 रुपए से बढ़ रहा है। अमाउंट बढ़ गया। थेफ्ट तो अभी भी हो रहा है उतना ही, बल्कि ज़्यादा हो गया, क्योंकि महंगा हो गया तो लोगों ने चोरी और शुरू कर दी। ठीक। दूसरी चीज़ है लॉसेस, वो भी वैसे ही हो रहे हैं, वो हमारे इख्तियार में है। उसमें कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन लॉसेस बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि फरसूदा बोसीदा सिस्टम। जैसे आपका मेंटेनेंस महंगा हो जाता है ना, जैसे जी, जैसे जी, उम्र जी, बढ़ेगी, जी, हमें जी, तो दवाएं जी, खानी पड़ेंगी, होगा मेडिकल एक्सपेंसिव। इसी तरह इस सिस्टम का भी मेंटेनेंस और उसकी लॉसेस बढ़ते जा रहे ठीक हैं। यानी है। पहले तेज चलता था, अब आहिस्ता चलता है, ठीक है। अब छड़ी लेके चलता है, अब थोड़ी देर में बैसाखी पे चलेगा। इसके बाद आ जाती है एफिशिएंसी। ठीक है। एफिशिएंसी क्या है कि आप कितने तेल में या किसी भी फ्यूल पे क्या चीज़ कितने में बना रहे हैं, दैट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, विच इज़ 89% ऑफ एनर्जी। नथिंग, यानी कोई ये आउट ऑफ वो नहीं है, ये आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग ज़रूर हो सकती है, ठीक है। लेकिन ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इट इज़ अ वेरी सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको कोशिश कर बिल्कुल रहा हूँ कि ठीक, सर। समझा दूँ। फिर एक गवर्नेंस आ जाती है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स में, क्योंकि जब ये थेफ्ट ये सारी चीज़ें आपके इख्तियार में आ जाएंगी और वन मैन शो हो जाएगा। वन मैन शो से मतलब है एक यूनिट One उसके window जिम्मेदार हो solution। जाएगा, तो वो, और इसका मैंने पूरा स्ट्रक्चर बनाया है, तकरीबन हर चीज़ मौजूद है। उसमें खांचा रखा है आपने? नहीं, खांचे ही निकाल दिया ना, तो उसी वजह से वो इम्प्लीमेंट नहीं होता। अगर मैं खांचा रख देता तो अब तक इंप्लीमेंट हो चुका होगा। हो सकता है कि IMF को ख्याल आ जाए तो बगैर खांचे के इम्प्लीमेंट करवा दे, आमीन। लेकिन हाँ, यहाँ तो बहुत मुश्किल है। ओके। और कोशिश कर रहा हूँ मैं, अभी भी कन्विंस कर रहा हूँ लोगों को, अगर हो जाते हैं तो ठीक है। मैंने इंशाल्लाह। रिज़ाइन भी इसीलिए किया था इस खांचे की वजह से, ओके। एंड पीपल आर विटनेस टू इट। माशाल्लाह। नेक्स्ट सर। अच्छा जी, अब उसके बाद आता है कि आपका फ्यूल टाइप्स, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है।
फ्यूल टाइप पे मैं नहीं जाऊंगा, कोई बहुत लंबा चौड़ी कहानी है। रिफाइन, अच्छा एनर्जी सेक्टर में रिफाइनरीज भी आती है ना, बाय द वे एलएनजी भी आती है, ये भी आती है, डिस्कोस भी आते हैं। और इसकी कंपनीज भी आती हैं, डिस्कोस भी आती है, जो कि 70-80 बढ़ते बढ़ते 100 के करीब हो गई हैं, जिनमें कोई फ़ायदा नहीं है, वो सब अपने अपने खांचे बनाती हैं। ओके। इसलिए अगर ये एक बिजनेस यूनिट बनेगा, वर्टिकल बनेगा, तो आंसरेबल होंगे और उसके डिविजन्स बनेंगे, प्रॉफिट सेंटर बनेंगे, और आपका प्रॉफिट इससे 10 बिलियन साल का मैं गारंटी करता हूँ आफ्टर 2 ईयर्स। सर्कुलर डेट उतारना नहीं, आईएमएफ का कर्जा उतारने के लिए। अगर आईएमएफ इंटरेस्टेड है अपना कर्जा वापस लेने में और हमें मजीद कर्जे में नहीं डालने के, तो मुझसे रुजू करे। क्या बात है, 10 बिलियन हर साल वापस कर देंगे उनका, माशाल्लाह। 100 बिलियन 10 साल में वापस, 2 साल बाद से, 2 साल हमें काम करने दें। आईएमएफ वालों से मैं भी अपील करूंगा, प्लीज लिसन टू बस दिस। ये मैं सिर्फ आपको बताने की अब जल्दी जल्दी कोशिश कर रहा हूँ, Please. 10-12 मिनट में। अच्छा, फिर आपका जो है ना, जब ये फ्यूल्स आप टाइप सेलेक्ट प्रॉपर करेंगे, यानी इंडिजिनियस करना चाहिए हमें, वो फ्यूल करना चाहिए जो हमें इंपोर्ट कम करना पड़े, क्योंकि हमारी जो इंपोर्ट का डेफिसिट आता है ना, फिस्कल डेफिसिट, ट्विन डेफिसिट, जी हाँ। उसका सबसे बड़ा हिस्सा एनर्जी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि रेमिटेंस और आपको एक्सपोर्ट से मिलता है। एक्सपोर्ट में जब आप एनर्जी बढ़ा देते तो एक्सपोर्ट की कॉस्ट बढ़ा के उसे सब्सिडाइज कर देते, फ़ायदा क्या होता है एक्सपोर्ट का? डॉलर आप महंगा खरीद होते, इससे तो बेहतर है बाजार से खरीद लें डॉलर। बिल्कुल सही। हाँ, रेमिटेंस आपका सस्ता डॉलर है, वो आता रहता है, जाता है, और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगा नहीं जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं होगा। बिल्कुल सही कह अच्छा, रहे हैं। इसके बाद जो वेरिएबल आपके हाथ में वो ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड जनरेशन है। जी। इसको आपने ऑप्टिमाइज करना है। इफ देयर इज अ वन विंडो ऑपरेशन अंडर वन मिनिस्ट्री, तो ये एक दूसरे पे नहीं डालेंगे कि इसने तेल नहीं दिया, इसने बत्ती नहीं दी, इसने ट्रांसमिशन नहीं की, इसने एनडीएफसी ये कर रहा है, फलाना ये कर रहा है, ढिमकाना ये कर रहा है। ये जब एक ही उसमें होंगे, इसके हेड्स अलग अलग होंगे, सीईओज होंगे, लेकिन जैसे एक बड़ी कंपनी होती है फार्मास्यूटिकल की या किसी की भी, तो उसके यूनिट्स तो हज़ारों होते हैं, टेक्निकल ये, लेकिन चलते एक हैं। और इससे पाकिस्तान के बिजनेस से बड़े बिजनेसेस हैं बहुत सारी कंपनीज के, बिल्कुल हैं, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल्स। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद आपकी जो बिलिंग है, इसमें टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। इसमें टेक्नोलॉजी ला के आपकी बिलिंग ऑटोमेटिकली, आप जैसे कुंडे खत्म आप करना चाह रहे हैं क्या, दराज सर? पे बिल, आपका कोई दराज पे पेंडिंग है बिल? मेरे ख्याल से है सर। एक क्या मतलब, कैसे पेंडिंग है? नहीं अदा किया। नहीं अदा किया ना, लेकिन उसने आपको चीज़ भी नहीं दी होगी। बिल्कुल नहीं दी। बस ठीक है। ऐसे ऐसे यानी आप कह रहे हैं बिल अदा नहीं होगा तो बिजली नहीं होगी। ओके। अच्छा, इस टेक्नोलॉजी को देने के लिए आपको ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें कोई पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये अवेलेबल है एंड पीपल आर वेटिंग कि हम यहाँ गवर्नेंस शुरू कर दें और वो आके यहाँ इन्वेस्ट कर दें इस सेक्टर में, क्योंकि इसका रिटर्न इज़ सो फास्ट एंड सो गुड, ROI एंड ROE और इन्वेस्टमेंट्स अट्रैक्ट करने के लिए दिस इज द बेस्ट ऑप्शन, पावर सेक्टर। ऑप्शन आपका रिफाइनरीज में इस वक्त नहीं है ऑप्शन आपके पास, क्योंकि आपकी रिफाइनरीज बिल्कुल आउटडेटेड है। और आप जो तेल लाते हैं, जैसे रशिया का तेल ला रहे हैं, जो मैंने कहा ना टाइप्स ऑफ ऑयल, तो ये यहाँ रिफाइन नहीं हो सकता, और अगर होगा भी तो इतना महंगा होगा कि आप वहाँ से भले 50 रुपए में भी ले आए, तब भी ये यहाँ आपको 100 रुपए का सर 2 मिनट बचे हैं मेरे पास अब बस। और ये इसके बाद आपका जो बेसिक चेंज है, वो ये सारी चीज़ें सर्कुलर डेट 0 पे ले आएगा विद इन 5 ईयर्स। आपकी बिजली सस्ती हो जाएगी दुनिया के हिसाब से, जो रीजन में उसी के हिसाब से हो जाएगी। आमीन, और आमीन। आपकी इंपोर्ट्स जो है ना 69 जो डॉलर्स में है, वो ना होने के बराबर हो जाएंगी, क्योंकि जितने की आप इंपोर्ट करेंगे उतने की एक्सपोर्ट करेंगे। सर आप पावर लॉबी का हिस्सा रहे हैं। इस वक्त गवर्नमेंट एक सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान बना रही है, जिसकी डिटेल्स इस वक्त रिवील नहीं की गई, लेकिन आईएमएफ से पहले वादा किया गया था कि मंथली रिपोर्ट्स पब्लिक की जाएंगी, ट्रांसपेरेंसी क्रिएट करने की, नहीं की ये गई। 12 साल से ये बातें हैं। काम चल रहा है, क्योंकि उसके अंदर जो सब, यानी इवन इससे पिछली गवर्नमेंट में भी यही हुआ था, उसमें जो सर्कुलर डेट का उन्होंने वायदा किया, हफीज़ साहब ने भी किया, तरीन साहब ने भी किया, उसमें मुझसे मशवरा भी किया। जब मैंने जो मशवरे दिए, इवन आई गेव 1 मंथ प्रेजेंटेशन इन डिफरेंट वो, उनमें किसी में किसी का फ़ायदा नहीं था, मुल्क का था। और जो पावर सब्सिडी इसलिए इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, इसलिए इम्प्लीमेंट पावर सब्सिडी बजट में 570 अरब रुपए रखी गई थी, कहा जा रहा है 900 से ऊपर जाएगी। देखिए, सब्सिडी तो होनी नहीं चाहिए पावर सेक्टर होनी नहीं में। चाहिए। इट्स सच अ लुक्रेटिव कि भाई आपको बिजली चाहिए, मुझे देनी है, लेकिन जाहिर है आपको बिजली उस कीमत पे चाहिए जिस पे मतलब आपको अफोर्ड कर सके ना, तो वो दी जा सकती है। और ये सर्कुलर डेट कभी ख़त्म नहीं होगा कि जिस तरीके से इस वक्त चल रहा है। क्यों पावर सेक्टर को सीरियसली नहीं लिया जा रहा? सर, इसमें 10 बिलियन डॉलर्स हैं, आपको मुझे मार दिया जाएगा। कई लोग शहीद हो चुके हैं इसमें, इस सेक्टर में। आपने सर इस्तीफा दिया और पैसे नहीं खाए, ठेका नहीं रखा, देना बीच में पड़ा कट ना, नहीं इस्तीफा रखा, देना पड़ा ना, देना पड़ गया आपको। देना पड़ा।
क्योंकि आप कह अगर रहे- मैं मुल्क के लिए करता तो फिर या तो गोली खाता या इस्तीफा देता। यानी सुहेल साहब जो इस वक्त बैठे हुए हैं वो सब सिस्टम का हिस्सा हैं, सबकी 5 उंगलियां घी में है। जी बिल्कुल सिस्टम सबकी, आप कह रहे हैं 99 नहीं 100% सब सिस्टम का नहीं हिस्सा है। सर, उससे भी ज्यादा कुछ बाहर वाले भी involved कुछ हैं। आउटसाइडर्स भी यानी हैं। 100% पाकिस्तान प्लस सम परसेंट। क्या आपने आईएमएफ से राब्ता करने की कोशिश की कि मेरे पास बड़ा अच्छा प्लान है, मुझसे आप मेरा सुनिए? आईएमएफ राब्ता कभी भी किसी से नहीं करती, ना करती है। ओके। वो करती है सिर्फ उन लोगों से जिनसे उनका वास्ता होता है। वो कभी भी आपके यहाँ लॉबी नहीं करते आईएमएफ। आप सर लॉबी कर सकते हैं उनके पास। देखिए, मैं एक ज़माने में आईएमएफ का हिस्सा रहा हूँ। एग्जैक्टली। और मैंने आईएमएफ का हिस्सा तो नहीं रहा, यानी कहना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का मुशर्रफ के ज़माने में मैं था, जब शौकत अजीज़ थे। तो हमने 2005 में, शायद आपको याद होगा, कि आईएमएफ प्रोग्राम कंप्लीट करके हम निकल आए थे। yes. आई वॉज पार्ट ऑफ दैट टीम। लेकिन तो सर हमें आपने- पता था कि आईएमएफ से कैसे जान छुड़ाई जा सकती है। आज आप 100 रुपए की एक्सपोर्ट करते हैं, 230 रुपए का इंपोर्ट करते हैं डॉलर। अल्लाह हो, सर वक्त की कमी है, वरना आपने जो बातें कही 100 हैं रुपए, $100 का एक्सपोर्ट, $230 की इंपोर्ट। उस $100 को करने के लिए तो ये तो कोई लॉजिक ही नहीं मजबूर हूँ बनती। सर, आपका बेहद मशकूर हूँ, बहुत शुक्रगुजार हूँ बहुत आप शुक्रिया। स्टूडियो में आए, आपने तजावीज़ पेश की हैं। काश के वो आईएमएफ के कानों तक पहुंच जाएं, चोरी खत्म करें, डिस्ट्रीब्यूशन लॉस खत्म करें, एफिशिएंसी बढ़ाएं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ एनर्जी कम करें, गवर्नेंस एंड फ्यूल टाइप्स। यकीनन जो तजावीज़ इस वक्त सुहेल वजाज साहब ने हमारे सामने रखी हैं, इसका रोड मैप है। रोड मैप भी इनके पास मौजूद है। प्लीज इस पर अमल करवाइए। हुक्मरानों से मेरी गुजारिश है, आईएमएफ नेक्स्ट से भी। डे रोड रबर कैंडिडेट द रोड। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करेंगे इलेक्शंस की। हमारे साथ रहिए, देखते रहिए सियासी शतरंज। वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने आज कौम से खिताब में बड़े अहम ऐलान किए। सबसे बड़ा और सबसे अहम ऐलान जिसका सबको इंतजार था वो ये था कि अगस्त में निगरान हुकूमत का सेटअप काम करना शुरू कर देगा, उनको सिस्टम दे दिया जाएगा। साथ साथ उन्होंने कहा कि 15 माह का मलबा जो लैंड माइन्स मुआशी बिछाई गई थी वो हमने 15 माह में साफ किए हैं। 4 साल का मलबा, यकीनन बहुत अचीवमेंट्स तो हैं, लेकिन इस वक्त जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने के लिए है वो है आने वाले इलेक्शंस, निगरान सेटअप। मेरे साथ मौजूद है नून लीग के सीनियर रहनुमा अली गौहर बलोच साहब। अली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त मुझे दिया। पहला सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि वजीर आजम पाकिस्तान ने ऐलान किया है अगस्त में निगरान सेटअप के आने का, ये दिल से किया है या आईएमएफ के प्रेशर में किया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, डे 1 से ही पीएमएलएन का और तकरीबन इत्तेहादी जमातों का यही मौक़िफ़ था कि भाई जो इलेक्शन है वो मुकर्रर वक्त पर होंगे, और मुकर्रर वक्त जाहिर है कि किसी इंतशार के ज़रिए या किसी एक फ़र्द वाहिद की ख्वाहिश पर कोई असम्बलियाँ डिज़ोल्व कर दी जाएँ तो उसकी भी आइन और कानून इजाज़त नहीं देता। नेशनल असम्बली का जो टाइम है आपको पता है अगस्त में पूरा हो रहा है ऑब्वियसली, और हम इसका कि ये नहीं है कि आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने बात की, इससे पहले भी जब भी कभी पीएमएलएन की लीडरशिप ने बात की है तो उन्होंने यही कहा है कि हुकूमत अपना वक्त पूरा करके चली जाएगी। तो यकीनी तौर पर अगस्त में हो रहा है, जाहिर है उसके बाद निगरान सेटअप आएगा, निगरान सेटअप ने ही इलेक्शंस करवाने हैं, और वो इलेक्शन भी हम तवक्को करते हैं कि मुकर्रर वक्त पर होंगे, क्योंकि उसका ऐलान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने करना है। राइट। अच्छा, ये बताइए, निगरान सेटअप आपको 60 दिन के लिए आता हुआ नजर आ रहा है या 90 दिन के लिए? देखिए, इसका फैसला तो अभी तमाम वो लीडरशिप करेगी जिसमें इत्तेहादी जमातें भी हैं, पीडीएम की जमातें भी हैं, ठीक, कि वो आया असम्बली 1-2 दिन पहले डिसॉल्व करते हैं या सेम डे पर मुद्दत खत्म होती है। यानी आजादी से पहले आजादी मिलेगी, बाद में मिलेगी, एंड ऑफ अगस्त, मिड ऑफ अगस्त, स्टार्टिंग ऑफ अगस्त, कुछ बता सकते हैं सर? जी देखिए, तकरीबन मेरा ख्याल है कि जो डेट है उससे अगर डिसॉल्व हुई भी तो 2-1 दिन पहले शायद डिसॉल्व हो जाए। और उससे देखें, कुछ पार्टीज का भी इस वक्त मुतालबा है ना कि वो भी ये चाहती हैं कि जिस तरह से कि तरीन साहब हैं, कुछ और लोग हैं, वो ये चाहते हैं कि हमें 90 डेज मिलें ताकि वो उनकी पार्टी है उसकी जाहिर है मतलब है कि कुछ पार्टी समझते हैं कि वो प्रॉपर प्रिपेयर हो सके इलेक्शन तक। तो हमें तो चाहे 60 डेज का इलेक्शन हो या 90 डेज का इलेक्शन हो, हमारी पूरी तैयारी है, हम इलेक्शन में जाने के लिए तैयार हैं। हम जाहिर है कि मैं एक सियासी कारकुन हूँ और मैं आप कह रहे हैं, आपने कहा बलोच साहब पूरी तैयारी है। वजीर आजम ने आज अपने खिताब में यह भी कहा था कि रियासत की खातिर हमने अपनी सियासत कुर्बान कर दी, और अब ये भी इत्तलात आ रही हैं कि नवाज शरीफ साहब आकर इंतखाबी मुहिम को लीड करेंगे। तो क्या वो जो सियासत कुर्बान की है वो वापस हासिल की जाएगी नवाज शरीफ साहब की इंतखाबी मुहिम के जरिए? कब आ रहे हैं, कुछ बता सकते हैं सर? देखें, बात यह है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इलेक्शन कैंपेन को लीड करेंगे और इसकी तकरीबन बाकायदा अनाउंसमेंट हो चुकी है,
और वो जाहिर है 3 बार मुल्क के वज़ीर आज़म रहे हैं। उन्होंने पाकिस्तान की रोशनियां बहाल की, पाकिस्तान में अमन करवाया, पाकिस्तान की सलामती के लिए चागी के मकाम के ऊपर इंडिया को धमाकों का जवाब, ज़्यादा धमाकों के साथ दिया। तो उन्होंने हमेशा जब भी कायद मोहतरम की क़यादत में पाकिस्तान चला है तो पाकिस्तान ने तरक्की की है, माशी लिहाज से भी, सियासी अमन भी हुआ है, इंतशार की सियासत का खात्मा किया है हमेशा। लेकिन जाहिर है कि अब वो आएंगे तो वही हमारी पार्टी के कायद हैं, वही इलेक्शन कैंपेन को लीड करेंगे और इंशाअल्लाह ताला इसमें आप देखेंगे, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। बहुत चे में गोइयां होती हैं, लेकिन वो आज देखें ना, जिस तरह से पहले कहा जाता था कि भाई ये टेन्योर आगे बढ़ाया जा रहा है, वो बात गलत साबित हुई। फिर कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब नहीं आएंगे, नवाज शरीफ साहब इंशाल्लाह आ रहे हैं और आ जाएंगे। ये सारी अफवाहें वक्त के साथ साथ आपको दम तोड़ती हुई गोइयां कुछ और भी हैं, अफवाहें बलोच साहब कुछ और भी हैं। कहा जा रहा है कि चेयरमैन पीटीआई का पत्ता साफ करने के बाद इलेक्शन होने चाहिए। थोड़े से वक्त में कोशिश ये की जा रही है कि उनका पत्ता मुकम्मल तौर पर गोल हो जाए, इलेक्शन ना लड़ सकें और फिर इलेक्शन आए। क्या आप बताएंगे इस बारे में मुझे कुछ? देखिए, बात ये नहीं है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो कि वाकई पॉलिटिकल पार्टीज हों उनको इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करने का, इलेक्शन में हिस्सा लेने का आइन और कानून के मुताबिक बिल्कुल इजाजत है और इजाजत होनी चाहिए। लेकिन देखें, अगर एक पार्टी ने और एक पार्टी के जो मतलब है कि सरकर्दा लीडर या वो लीडर था जिसने के लिबादा तोड़ा हुआ था सियासी पार्टी का, लेकिन एक्चुअली तो वो एक दहशतगर्द पार्टी थी। आपने देखा कि जो 9 मई के वाकयात हुए पाकिस्तान की 70 साल तारीख में, ये तो कभी किसी दुश्मन ने भी नहीं किए। जो पार्टी जो है वो मतलब है कि हम तो बैलेट की सियासत पर यकीन रखने वाले लोग हैं और जो बुलेट की सियासत पर यकीन रखते हैं वो सियासी पार्टीज नहीं हो सकती। ऐसे लोगों को तो कानून के कटहरे के अंदर होना चाहिए। मुझे ये बताएं कि क्या दहशतगर्द हमारे मुल्क में इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे? क्या दहशतगर्दों ने माजी में हमारे मुल्क में इलेक्शंस कॉन्टेस्ट किए हैं सर? देखिए, बिल्कुल यही तो मैं कह रहा हूं कि जिस yes तरह से माजी में किए हैं सर, माजी में किए हैं, यस और नो? देखे एक पार्टी होती थी जो कुछ दीनी मतलब जिस तरह से मजहबी स्पाई साहबा थी, वो उस पार्टी के ऊपर बैन लगा। इस तरह माजी में किए हैं सर, यानी आप कहना चाह रहे हैं माजी में किए हैं? नहीं, लेकिन जब एक्सपोज हुए जिस तरह से कि MQM का इल्ताफ हुसैन ग्रुप था, तो जाहिर है कि मतलब वक्त के साथ साथ फिर उन लोगों की जमीन पे तो रूट्स होती नहीं। जो यही वजह है ना कि वो तशद्दुद की सियासत पे यकीन रखते हैं। हम बैलेट की सियासत पे यकीन रखते हैं, वो लोग बुलेट की सियासत पे यकीन रखते हैं। तो अगर बैलेट की सियासत होगी तो हम हर पार्टी का मुकाबला के लिए तैयार हैं। अगर कोई बुलेट पे यकीन रखता है तो फिर हमारी स्टेट उसके साथ जो है नब्ज़ आज़मा होगी और फिर उन लोगों का तो फिर इलाज यही है। बलोच साहब, कहीं ऐसा ना हो कि निगरान सेटअप आ जाए और फिर कहे इलेक्शन कमीशन से कि आप इलेक्शन की तारीख दें, इलेक्शन कमीशन ताखीर करे और फिर वक्त जाया हो? कहीं ऐसा तो नहीं होगा बलोच साहब? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि कोई इस किस्म की पिछला निगरान सेटअप तो अपने वक्त से ज्यादा वक्त गुजार चुका है सर। जी नहीं, देखें, वो वक्त इसलिए गुजरा है कि वो बदनीति पर मबनी असम्बलियां वैसे भी डिसॉल्व की गई थी और एक मुल्क में सियासी अनारकी फैलाने के लिए, मुल्क में इंतशार फैला जिसका आइन और कानून इजाजत नहीं देता, वो फिर एक बहस लंबी हो जाती है। ये फिर सहूलतकारियां 8-8 मिनट में 8-8 जमानतें भी मिलती रही हैं। अक्सरियत के फैसले को अकलियत में भी बदला जाता रहा है। एक सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट के जो जज साहब हैं उनके फैसले को और जजमेंट्स को सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से भी हटाता जाया जा रहा है। तो ये तो एक बड़ी तवील बहस है। लेकिन बहरहाल कानून और आइन किसी फर्द वाहिद को इजाजत नहीं देता कि वो अपनी जाती ख्वाहिश या पॉइंट स्कोरिंग के लिए पाकिस्तान के कानून और आइन को गलत इस्तेमाल करे। बलोच साहब, निगरान सेटअप कितना जानिबदार होगा या आप कहेंगे कि गैर जानिबदार होगा? देखिए, निगरान सेटअप को गैर जानिबदार ही होना चाहिए। जानिबदारी का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन कौन आ रहा है सर निगरान वजीर आजम? सर को बता दें। देखिए, अभी तक ये जो सीनियर लीडरशिप्स हैं जो उनकी मुशावरत आपस में चल रही, फिर जाहिर है अपोजिशन लीडर के साथ भी मशवरा किया जाएगा। फिलहाल मेरे नॉलेज में तो कोई नाम नहीं। ये सोशल मीडिया के ऊपर और मीडिया पर कुछ नाम वैसे आजकल राजा रियाज साहब ही हैं, आपके इल्म में हैं कि वो तो अपने ही लगे। ऐसे लगता है सर एक ही पार्टियां PDM में है तो वो अपोजिशन लीडर और ट्रेजरी बेंचेस में ज्यादा फर्क नजर नहीं आता। ऐसे लगता है कि एक ही जमात है। ये बताइए, PDM की जो 13-14 जमातें हैं, क्या वो आने वाले इलेक्शंस में आपको अलग होती हुई नजर आ रही है? इत्तेहाद कायम रहेगा?
देखिए दो तरह की बात होती है। इत्तेहाद यूजुअली जो कायम होते हैं वो इंतखाबात के बाद होते हैं, या जब आप ऑपोजिशन में होते हैं तो ऑपोजिशन में इत्तेहाद होते हैं। हम तमाम वो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो अलग अलग इलेक्शन मैनिफेस्टो रखती हैं, जो एक दूसरे के मद्दे मुकाबले इलेक्शन कॉन्टेस्ट करके आते हैं और फिर समझो में पहुंचते हैं, लेकिन पाकिस्तान की मफाद के लिए, जमहूरियत की बहाली के लिए, जद्दोजहद के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हुकूमत में भी इकट्ठी चलती हैं, ऑपोजिशन के भी इत्तेहाद बनते हैं, हुकूमत के भी इत्तेहाद बनते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई सियासी तौर पर कोई अलायंस, फिलहाल मुझे जाती मेरी राय है कि मुझे बनता हुआ नजर नहीं आ रहा। तमाम पार्टी एक दूसरे के मद्दे मुकाबले इलेक्शन कॉन्टेस्ट करें। बहुत बहुत शुक्रिया रहनुमा मुस्लिम लीग नून अली गौहर बलोच साहब हमारे साथ मौजूद थे। उम्मीद करते हैं कि इलेक्शंस आइन और कानून के मुताबिक वक्त पर हों। वजीर आजम पाकिस्तान ने कह दिया है अगस्त में निगरान सेटअप आ जाएगा। तवक्को यही है कि इलेक्शन कमीशन या कोई और बहाना ना बनाया जाएगा, कोई ऐसे एक्सक्यूजेस इस्तेमाल नहीं की जाएंगे इलेक्शन को डिले करने के लिए। इलेक्शन वक्त पर हो ताकि जमहूरियत का सिस्टम चलता रहे, मुआशी बहाली आ सके। IMF को जो हम बता चुके हैं कि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी खत्म हो जाएगी, सिस्टम वापस ट्रैक पर आ जाएगा, वैसा ही हो। उम्मीद करते हैं आपको हमारा शो पसंद आएगा। सोशल मीडिया पर हमें फॉलो और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अब आपसे मुलाकात होगी मंडे को रात 10 बजे। अंटिल देन तलाजतोई को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।